माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन लाइफ को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश में पर्यावरण मित्र जीवन शैली के प्रति आज अपने आग्रह को रेखांकित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं। आज सौभाग्य से अभी जिन्हें हम ध्यान से सुन रहे थे, हमारे बीच हमारा मार्गदर्शन करने पधारे स्वामी गौरांग प्रभुदास जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई BD शर्मा जी, हमारे इस विभाग के मंत्री पर्यावरण जिनके पास है, आज वो समझ रहे होंगे कि विभाग कितना महत्वपूर्ण है, भाई हरदीप सिंह डंग जी, हमारे वन मंत्री आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई श्री विश्वास सारंग जी, हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री भाई राम खिलावन पटेल जी, विभास जी, जितेंद्र जामदार जी, कंसोटिया जी, मुझे कहते हुए आनंद है कि हमारे कई पर्यावरणविद आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं एक एक नाम नहीं ले रहा, लेकिन उनके साथ उनका यहाँ हृदय से स्वागत कर रहा हूँ। और ये कार्यक्रम केवल भोपाल में नहीं है, आप सामने देख रहे हैं अलग अलग स्थानों पर पर्यावरण प्रेमी जिनने कुछ ना कुछ योगदान किया है। अच्छा, यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें से कितनों ने मेरे साथ पेड़ लगाए, जरा हाथ उठाएं। तो इनमें से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ पेड़ लगा चुके हैं, क्योंकि मैं रोज पेड़ लगाता हूं। तो यहाँ जो बैठे हैं वो ऐसा नहीं है। और जो अलग अलग सुन रहे हैं, अंकुर अभियान के अंतर्गत 61 लाख पेड़ जन्मदिन पर या किसी खुशी के अवसर पर लगा चुके लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश के पर्यावरण प्रेमी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन पूजा के इस पावन पर्व पर ऐसे सभी प्रिय बहनों, भाइयों, मेरे सभी बेटे बेटियों, मुझे सबसे पहले मैं आपको दीपावली के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। और अपने यहाँ दिवाली एक दिन नहीं चलती, अभी तो दिवाली चल रही है, 11 तक चलेगी। और हर एक दिन का अपना अलग महत्व है। मैं दीपमाला अपने जलाई, उसके बाद आज गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा शहरों में भले ही कम दिखती हो, लेकिन हम लोग जो गांव के रहने वाले हैं, आज हर घर में गोधन मैया बनी हुई, कहीं गोवर्धन कहते हैं, कहीं गोधन कहते हैं, अलग अलग कहते हैं। और गोवर्धन मैया की पूजा करते हैं। जब हम बचपन में छोटे थे तो गांव में भी बच्चों को ही भेजा जाता था, जाओ फलानी फलानी चीज लेके आओ, गोधन मैया में लगाना है। तो हम जाते थे, बीड़ होती थी पहले, बीड़ का मतलब पड़द भूमि, जहाँ वनस्पतियां होती थी, घास होता था, पेड़ होता था। किसान पूरी जमीन पे खेती नहीं करता था, अपने गाय के लिए, बैल के लिए, अपने पशुओं के लिए वो पड़द भूमि छोड़ता था ताकि उनको घास मिल सके। और जिसको आज हम कह रहे हैं ग्रीन बेल्ट, हरित पट्टी, वो स्वाभाविक रूप से हरित पट्टी हुआ करती थी। हम वह जाते थे, अलग अलग तरह की वनस्पतियां जो हमको बताते थे वो लेके आते थे और गोधन मैया को सजाने का काम करते थे। तो ये गोवर्धन उत्सव किसी को आज अजीब लग सकता है कि मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, ये तो गोवर्धन पूजा में लगा हुआ है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जैसा कि गौरांग स्वामी जी हमारे सामने बता रहे थे, अद्भुत है अपना देश, सचमुच में अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र हमारा। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है, भगवान कृष्ण को ही 5000 साल से ज्यादा हो गए। और हमारी ये परंपरा देखिए कितना हमारे ऋषियों ने सोच समझ के बनाई होगी। गोवर्धन पूजा, अगर कोई भारतीय संस्कृति के बारे में मुझसे पूछे इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसको परिभाषित कैसे किया जा सकता है, तो हमेशा कहता हूं और बार बार दोहराता हूं, एक ही चेतना हम सब में है, एक ही चेतना।
जिसको सामान्य शब्दों में तुलसी बाबा ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। सारे जगत में बस वही है, एक ही चेतना। और इसलिए आप देखिए अलग अलग शब्दों में हमने उसको अभिव्यक्त किया। जैसे कहा गया कि आत्मवत सर्वभूतेषु, जब एक ही चेतना है तो मुझ में और तुम में कौन छोटा है कौन बड़ा है, भेद कौन सा है? सब अपनी तरह ही है। और इसलिए शायद कहा गया जियो और जीने दो। लेकिन जब जियो और जीने दो की बात कहते हैं तो हम केवल मनुष्य मात्र की नहीं कहते। आप देखिए जब मैं गहराई में जाता हूं, आप भी गहराई में जाएंगे तो अनंत आनंद में डूब जाएंगे। मनुष्य मात्र को तो अपना मानो ही। और इसलिए शायद भारत ने कहा वसुदैव कुटुंबकम, सारी वसुधा एक परिवार है, सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ वाले तो आज कह रहे हैं, आज अलग अलग गोल सेट कर रहे हैं, लेकिन भारत ने तो हजारों साल पहले कह दिया, अयम निजम परा बेत्ति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, हजारों साल पहले कह दिया। और उसके बाद केवल मनुष्य मात्र के बारे में नहीं कहा, प्राणियों में सद्भावना हो, यह मंत्र आज नहीं, हजारों साल से बच्चा बच्चा गाता है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम केवल अपने कल्याण की बात नहीं करते, विश्व का कल्याण हो। और उसके आगे फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और लेकिन मनुष्य अकेले के बारे में नहीं कहा, पशुओं में भी उसी चेतना को देखा। और ये आज हम जब गौरांग प्रभुदास जी को सुन रहे थे तो उन्होंने आंकड़ों के साथ जो दृश्य उपस्थित किया है उसका समाधान क्या है, उसका समाधान हमारे ऋषियों ने बहुत वर्षों पहले बता दिया। ये गाय की पूजा, आज कुछ लोग हो सकता है तर्क और कुतर्क करें, लेकिन हमने पशुओं को भी आत्मभाव से देखा। और इसलिए आप देखिए गौ की पूजा तो हम करते ही हैं, 33 करोड़ देवता का वास ये मानते हैं, लेकिन केवल गोक वंश की पूजा नहीं, जितने भी देवता हुए आप देखिए, जो अवतार हमारे हुए 10 अवतार, उनमें से 3 तो हुए पशुओं के रूप में ही, 12 है मत्स्य कूर्म, और 4था हुआ नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य का और आधा पशु का। और केवल इतना ही नहीं, अगर हमारे किसी भी देवता की पूजा आप करो, कोई भी आपका इष्ट हो, और आप पुकारोगे तो वो किसी ना किसी वाहन पर बैठ के आएगा, और वाहन मोटर गाड़ी नहीं होंगी। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ के आएंगे, दुर्गा मैया सिंह की सवारी करेगी, गणेश जी को पुकारेंगे तो मूषक पे विराजमान होके आएंगे, लक्ष्मी जी की अभी पूजा की है वो उलूक की सवारी करती हुई आती है, तो सरस्वती मैया हंस वाहनी हैं, तो भोला शंकर औगरदानी फक्कड़ बाबा नंदी पे विराजते हैं। अलग अलग आप वाहन देखिए, इसका अर्थ क्या, तात्पर्य क्या है? इनको भी आत्मभाव से देख के इनमें भी एक ही चेतना मानी, ये इसका संकेत है। और केवल इतना ही नहीं, पेड़ों की पूजा हमारे यहाँ आज नहीं हजारों साल से, बट का वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो, केले के पत्ते हो, नारियल हो। अब हर मंगल के काम में नारियल का उपयोग क्यों? इसलिए कि उसको भी हमने आत्मभाव से देखा। और आज नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ, दुनिया के बाकी विद्वान तो आज चिंतित है। भारत ने हजारों साल पहले कह दिया प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण मत करो, दोहन करो। हम सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पेड़ कितने जरूरी है हमारे लिए। कन्हैया भी जानते थे कि गोवर्धन नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, तू जिंदा कैसे रहेगा। इसलिए इंद्र को काहे को पूछता है, चल गोवर्धन को पूछ। अगर गोवर्धन नहीं होगा तो औषधियां नहीं मिलेगी, अगर गोवर्धन नहीं होगा तो गौओं को चारा नहीं मिलेगा, गोवर्धन नहीं होगा तो कंद और मूल फल नहीं होंगे। इसलिए इनको आत्मभाव से देख के इनके महत्व को रेखांकित करने के लिए कहा। इसलिए पेड़ों की पूजा, प्रकृति की पूजा, ये तब से, आज से नहीं, ये तब से हमारे भाव में है। और इसलिए भारत ने कहा ध्यान रखना, ये मनुष्य, ये धरती अकेले तेरे लिए नहीं है, इन सब के लिए भी है। अब आज जब देखा, एक जमाने में उठे कई लोग और शेरों का शिकार वीरता का प्रतीक माना जाने लगा, इतने शेर मारे,
अब शेर खत्म हो गए तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड बनाया, वाइल्ड लाइफ बचाना है, चीता लाओ, शेर लाओ, तेंदुआ लाओ, सब वो क्या गिद्ध खत्म हो रहे हैं, उनको बचाओ। क्योंकि असंतुलन अगर होगा तो मनुष्य भी कहां टिकेगा, आप बताओ। अब जब असंतुलन होता है, पर्याप्त संख्या में शेर थे तो जो हमारे हर्बीवोर थे उनको भी वो बराबर करते रहते थे, आपस में चलता रहता था। तो शेर खत्म कर दिए तो पता चला कि रोजड़े कूद रहे हैं मैदानों में। अब किसान कह रहा है हमारी फसल बर्बाद हो रही है। अब ये सारी चीजें होती है प्राकृतिक असंतुलन के कारण। इसलिए पशु भी जरूरी है, पक्षी भी जरूरी है, पेड़ पौधे कितने जरूरी है। अभी स्वामी जी बता रहे थे वो नहीं रहेगा, नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व कहाँ रहेगा, कोई ये तो बता दे। इसलिए भारत ने जो जीवन शैली की बात की वो बहुत सोच विचार कर की। प्रकृति का दोहन करो, शोषण मत करो। और दोहन और शोषण में अंतर है। अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में समझाऊं तो आम के पेड़ में आम के फल लगे, पक जाए तोड़ के खा लो, इसको कहेंगे दोहन। और कुल्हाड़ी लेके आम के पेड़ को ही काट डालो तो इसको कहेंगे शोषण। इंसान भौतिक प्रगति की चकाचौंध में इतना अंधा हो गया कि उसने पेड़ काटनी शुरू कर दिया। धरती को, पेड़ को फाड़ फाड़ के सोना निकालो रे, हीरा निकालो रे, कोयला निकालो रे, पानी निकालो रे। अब हम यही मध्य प्रदेश में देखकर 3-3 फसल ले रहे, तीसरी मूंग की, गर्मी में निकालो पानी, उली चो सब। अब कहां कहां पानी बचेगा बताओ। अभी स्वामी जी कह रहे थे पानी की स्थिति क्या है। और इसलिए भारत ने सबकी पूजा की बात की। हमने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जीव जंतु, नदियां हमारे यहाँ जलपाहिकाएं नहीं मानी गई। गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना, सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र, पुनातमान, ये पवित्र माताएं हैं हमारी। इसलिए मां मान के पूजा, क्योंकि इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। सूर्य देवताभ्याम नमः, नवग्रह की पूजा, हर जगह उसी चेतना को मानने वाला भारत। और आज मैं फिर कहता हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शांति के शाश्वत पथ पर अगर कोई ले जा सकता है तो भारत का ये दर्शन ले जा सकता है कि प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो, और नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए आंकड़ों सहित स्वामी जी ने बता दिया कि कैसा संकट सामने आने वाला है। 2050 तक आबादी 1000 करोड़, कहां से पानी पिएगी, कहां से खाएगी, कहां रहेगी, कितनों को पट्टा दोगे। और इसलिए हमको विचार करना पड़ेगा। ये कर्मकांड नहीं है मेरी गोवर्धन पूजा कि मुख्यमंत्री को एक कार्यक्रम करना था, सरकार को तो एक कार्यक्रम कर लिया। मेरे प्रिय मित्रों, बहनों और भाइयों, प्रदेशवासियों, ये गंभीर चिंतन के लिए आज का कार्यक्रम रखा गया है। और केवल मैं चिंता प्रकट नहीं करूंगा, हम केवल समस्या की बात नहीं करेंगे, हम समस्या का समाधान भी ढूंढेंगे। क्योंकि इस धरती को हमको सुरक्षित बचाए रखना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ना है, नहीं तो आगे बचेगा क्या कोई। ये तो सोच लो, क्या हम इतने स्वार्थी होंगे क्या आने वाली पीढ़ियों की चिंता ना करें, उनका भविष्य क्या होगा इसकी चिंता ना करें। और आज नहीं, हमारे ऋषियों ने, संतों ने, महात्मा गांधी जी ने कितनी चिंता व्यक्त की थी। उनका धरती के पास दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता के पूर्ति के लिए देने के लिए है सब कुछ, लेकिन अगर तुम लोभ में अंधे हो गए तो फिर ये धरती कम पड़ेगी, प्रकृति के ये साधन कम पड़ेंगे। आज नहीं, बहुत पहले कहा। आज मेरे मन में ये विचार आया कि सरकार भी और समाज भी मिलकर कुछ क्यों ना करें। कुछ कदम हमने उठाए, कुछ कदम और उठाए जाएं। और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मैं इसलिए उनका अभिनंदन नहीं कर रहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं केवल, या मैं उसी पार्टी से आता हूं जिससे वो प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी। मैं इसलिए अभिनंदन करता हूं कि एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने मिशन लाइफ की बात की। मिशन लाइफ का एक कॉन्सेप्ट धरती के सामने, दुनिया के सामने रखा, मिशन लाइफ। अभी 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव
एंटोनियो गुटरेस की उपस्थिति में समूचे विश्व को समर्पित करते हुए लाइफ फॉर एनवायरमेंट प्रारंभ किया है, मिशन लाइफ। अब ये मिशन लाइफ हम सफल करेंगे तो धरती पर लाइफ बचेगी, नहीं तो एक दिन वो आएगा कि लाइफ बचेगी ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। और इसलिए उन्हें एक नहीं अनेकों लक्ष्य हमारे सामने रखे। उनके लक्ष्य हम सब लोगों ने सुने हैं। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश ने अपने आप को समर्पित करने का काम किया है। एक नहीं कई लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने साथ में रखे हैं। अभी कार्बन गैसों के उत्सर्जन की बात स्वामी जी ने विस्तार के साथ बताई। अगर ये उत्सर्जन ऐसे ही होता रहा तो धरती का क्या होगा हम सोच सकते हैं। इसलिए मित्रों, अगर इस धरती को बचाना है तो हमको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली। और उसके लिए 3 चीजें जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने भी किया। नंबर 1, व्यक्तिगत जीवन शैली में परिवर्तन। हम दुनिया की बात करें, दुनिया की आलोचना करें, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं? क्या हम अपनी जीवन शैली बदल सकते हैं? और उसी के प्रयास है हमारे। और कुछ ना करो, अरे जन्मदिन के दिन तो एक पेड़ लगा दो, कम से कम उतनी ऑक्सीजन का इंतजाम तो कर लो जितनी जरूरत तुम्हें। शादी की वर्षगांठ पे पेड़ लगा दो, बेटा बेटी के जन्मदिन पे पेड़ लगवा दो। और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं पानी की बोतलें, आजकल 2 घूंट पिया और बोतल फेंक दी, कितना पानी बर्बाद होता है। ये तो मिनरल वाटर कहते हैं। आजकल गांव-गांव में कहीं भी जाओ, गिलास में पानी आता ही नहीं, लोग फटाक से बोतल सामने रख देते, लीजिए पानी। गिलास धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है बेचारा, और 2 घूंट पी और बोतल फेंक दी। अब कितना साफ पानी, मीठा पानी जिसकी बात कर रहे थे स्वामी जी, वो हम बर्बाद कर रहे हैं। क्या हम अपनी जीवन शैली में ये परिवर्तन नहीं ला सकते? क्या हम जितना जरूरी पानी उतने ही पी के बाकी पानी सुरक्षित रखेंगे? कई बार गिलास लिया और 2 घूंट पानी पिया और फेंक दिया हमने। क्या हम ये तय नहीं कर सकते कि गिलास का पानी उतना ही लेंगे, नहीं तो आधा गिलास लो ना जी, जरूरत क्या है? कह दो मुझे आधा गिलास पानी चाहिए। ये कितनी छोटी बात, आसानी से हम कर सकते हैं। पूरा गिलास काय को हम खराब करें? इसी को कहते हैं जीवन शैली में परिवर्तन। हम छोटे छोटे परिवर्तन अपनी जीवन शैली में ला सकते हैं। हम बिजली की, मैं आप सबसे कह रहा हूं, जो पूरे मध्य प्रदेश पहुंचे सुन रहा हूं, उनसे कह रहा हूं, बिजली बनाने में, कोयले से बिजली बनाने में कितना कार्बन गैसों का उत्सर्जन होता है, प्रदूषण कितना। सिंगरौली में कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फटाके फोड़ो ही मत, क्योंकि वहां बिजली बनती है। अलग अलग शहरों में, ग्वालियर में, कटनी में इतने कारखाने बाकी चलते हैं, उनका बिल्कुल फटाके नहीं फूटेंगे। अब कलेक्टर डंडा लेके घूम रहे, फटाके मत फोड़ो, फटाके मत फोड़ो, जिनको फोड़ना वो फोड़ ही रहे, कितनों को बंद करें अब। लेकिन केवल फटाका कारण थोड़ी है, अकेले फटाके से काम थोड़ी चलेगा। फटाका तो दिवाली के दिन फूटता है, बाकी चीजें हम कितनी करते हैं। और इसलिए जीवन शैली में परिवर्तन में बिजली भी आती है। आप सब सोचे, मैं आपसे कहता हूं, जितनी जरूरत है उतनी बिजली जलाओ भैया। पता चला कि जितने स्विच है सब के सब ऑन कर दिए, खटका पूरे खोल दो, अपना क्या जाता है, कम पैसा में तो मिल ही रही बिजली, तो जलाओ खूब बिजली। अरे ये बिजली जलाने में आपने कभी सोचा कितना? सरकार का अगर आप देखो तो 24,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने पे हम देते हैं। ये हरदीप डंग दूसरी बिजली बना रहे हैं, ग्रीन बिजली, सोलर का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उस मंत्रालय में है। लेकिन 24,000 करोड़ रुपया सब्सिडी दे रहे हैं सरकार के खजाने से, आपका पैसा बिजली में लगा रहे हैं हम। अगर हर एक व्यक्ति सोच ले कि जितनी जरूरत है उतनी ही बिजली जलाएंगे, तो मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटा बेटियों, हम लगभग 4,000 करोड़ रुपए की बिजली आसानी से बचा सकते हैं। तो सरकार का तो बजट का पैसा बचेगा, और स्वामी जी ने जो हमको कहा कार्बन गैसों का उत्सर्जन बचेगा, कम होगा, तो पर्यावरण बचेगा। जरा गंभीरता से सोच के तो देख लो। नहीं अपने बाप का क्या जाता है, जलने दो यार, दिन में ही जल रही स्ट्रीट लाइट, पता चला रात में तो कम, दिन में ज्यादा जल गई। अब इसमें कितना नुकसान होता है, कभी हमने कल्पना की है क्या? और इसलिए अलग अलग तरह की कई चीजें ऊर्जा संरक्षण के लिए है। बल्ब कौन सा लगाएं जिससे बिजली कम लगे, हम कौन सी मोटर लगाएं जिससे बिजली कम लगे,
जीवन शैली में परिवर्तन करके ये काम हो सकते हैं। तो एक जीवन शैली में परिवर्तन का काम, दूसरा हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का उपयोग। अब ये गोवर्धन पूजा उसी तरफ तो संकेत करती है कि तुम कर क्या रहे हो, प्रकृति का नाश किए जा रहे हो, इसको बचा लो, क्यों जंगल कटे। अब हमने ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट को अभी आपने सुना मध्य प्रदेश में हम उतारने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी कोशिश। और तीसरा, जितने पर्यावरण प्रेमी बैठे, मैं आज सबको अपील और आह्वान कर रहा हूं, मेरे मित्रों, केवल एक दिन गोवर्धन पूजा करने से काम नहीं चलेगा। तीसरा, पर्यावरण हितैषी विचार उनको साझा करना है। तो हमारे पर्यावरण मंत्रालय या अंकुर जो हमने पोर्टल बना, भेजिए। और कौन कौन से काम करना चाहिए, छोटे छोटे काम करके हम बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबके विचार भी आमंत्रित करता हूं, क्योंकि आप पर्यावरण प्रेमी हैं, आप पर्यावरण बचाने वाले हैं। आप ऐसे ही भाषण सुनने नहीं आए, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और फिर आओ कहीं से तो हम शुरुआत करें। शुरुआत हमने कर दी है, मध्य प्रदेश ने की है, प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ को सफल बनाने के लिए। और आज एक जो मैंने बताया कुछ चीजें, 3 चीजें ये, लेकिन मैं दूसरी बात भी कर रहा हूं। पर्यावरण को बचाना हमारी अनिवार्यता है, हम जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ विकास, लोगों की रोजी रोटी, वो भी जरूरत है। मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा, हमको संतुलन पैदा करने का प्रयास करना पड़ेगा। हमको बिजली भी चाहिए। आज अगर कोई ये सोचे कि बिना बिजली के काम चल जाएगा, तो बिजली के लिए हम लोग थर्मल के मुकाबले हम कैसे सूरज की बिजली बनाए, उस पर जोर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक पावर प्लांट हमने रीवा में लगाया 750 मेगावाट का। एक पावर प्लांट हम ओमकारेश्वर बांध में सोलर पैनल बिछा रहे हैं, बांध के पानी में पैनल बिछा रहे हैं, ताकि धरती भी बचे और पानी भी बच जाए, भाप बन के कम उड़े, और हम सोलर पैनल लगा के भी बिजली बना लें। तो सूरज की बिजली ये कई जगह बन रही है। शाजापुर में हम बना रहे हैं, नीमच में हम बना रहे हैं, मुरैना में बनाने वाले, छतरपुर में बनाने वाले, वो कोशिश भी सरकार करने वाली है। तो वो कोशिश भी हम करते रहें लगातार, ताकि हम ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी का प्रयोग करके अपनी धरती को और पर्यावरण को सुरक्षित बचाने का काम कर पाएं। ऐसे एक नहीं, अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन एक काम और जिसका जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो काम है गोवंश का सही उपयोग हमको करना होगा। मुझे कहते हुए ये प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में हमने गोवंश के संरक्षण के लिए अनेकों प्रयास प्रारंभ किए हैं, उसमें लेकिन आपका सहयोग चाहिए। लेकिन इसके पहले मैं ग्रीन सिटी इंडेक्स रैंकिंग की जो बात आज हुई है, मैं विभाग को बधाई देता हूं। अरे हमारे शहर हमारे हैं, क्या हम उनको बंजर बना देंगे? क्या हरित आवरण पूरी तरह से समाप्त कर देंगे? लगातार मैं पेड़ लगा रहा हूं, कई लोग पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन हर एक शहर को यह अभियान हाथ में लेना पड़ेगा कि हमारा शहर ग्रीन रहेगा, हरा भरा रहेगा, और हम निरंतर पेड़ लगाएंगे। और इसलिए ग्रीन सिटी इंडेक्स में सिटी पार्क प्रबंधन तो है ही, शहरी वन क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास भी है, वायु की गुणवत्ता का सुधार का काम भी है, नवकरणीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का उपयोग भी है, ग्रीन ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी है, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को भी हमको बढ़ाना है, सीएनजी आधारित वाहन हम बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन की संख्या और सीएनजी स्टेशन की संख्या, ये ग्रीन सिटी इंडेक्स की रैंकिंग के लिए हम करेंगे। और अभी 16 शहरों में मध्य प्रदेश ये कर रहा है, लेकिन अगले चरण में मैं ये निर्देश भी दे रहा हूं कि नगर पालिकाओं में भी ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी कि कौन क्या शहर ग्रीन है, और उसको पुरस्कृत करने का काम करेंगे। भाई अच्छी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा हो जाए ना, कौन सा शहर बेहतर करता है। देखिए स्वच्छता में मध्य प्रदेश ने, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, मध्य प्रदेश की जनता उठ के खड़ी हो गई, और मुझे कहते हुए गर्व है, स्वच्छता में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य बन गया हिंदुस्तान में। केवल इंदौर नहीं, इंदौर तो है ही, भोपाल भी स्वच्छतम राजधानी है, और काम करने की जरूरत, ये बात अलग है, लेकिन हम नंबर 1 आ गए। तो ग्रीन सिटी इंडेक्स में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 आए, इसका प्रयास हम करेंगे, सरकार और समाज मिलकर। और मैं कह रहा हूं तो अकेला मैं नहीं कह रहा हूं, करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे आप भी कहो ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? हम सबको करना पड़ेगा। वहां वो देख रहा हूं सामने स्क्रीन पे
कितनी बड़ी संख्या में साथी बैठे हैं, मैं उनको भी अपील कर रहा हूं, सबको मिलकर करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश एक नई राह पर चलेगा, मध्य प्रदेश एक नई राह पर चलेगा। दूसरी समस्या आती है आज गोवंश की। आज के दिन हम गौ माता की पूजा भी करते हैं, सजाते हैं, रोटी खिलाते हैं, पूड़ी खीर खिलाते हैं, लेकिन एक जमाना था तब जब खेती के लिए हम बैलों पर निर्भर थे। धीरे धीरे ट्रैक्टर आ गए, मैकेनाइजेशन हो गया, हार्वेस्टर आ गए, बैल का काम कम होने लगा, बैल बोझ लगने लगे, तो धीरे धीरे हमने क्या किया, हर जगह मैं जाता हूं, जाओ गौशाला बनाओ, गौशाला बनाओ, गौशाला बनाओ। अच्छा ईमानदारी से सोचो, पूरे प्रदेश वाले सोचो, तुमने तो उठाया लठ और दिया बैल में, और गाय ने दूध नहीं दिया तो एक मारा गाय में और कहा जा गौ माता। अब गौ माता सड़कों पे घूम रही है और मुख्यमंत्री जहां जाए गौशाला बनाओ। आप बताओ हम कृतज्ञ हैं कि नहीं? जब हमें जरूरत थी हम उपयोग करते रहे, और अब लठ दे के हमने सड़कों पे निकाल दिया। मैं सरकार की जिम्मेदारी से नहीं बच रहा मित्रों, सरकार प्रयास करेगी, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या समाज की कोई जवाबदारी नहीं है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या गौ माता केवल कहने के लिए है? मैं आज अपील करना चाहता हूं संपूर्ण समाज से कि आइए सरकार भी साथ खड़ी हो और हम भी साथ मिलके गाय का उपयोग कितना है ये तो सोचें, गोवंश का उपयोग कितना है ये तो सोचें। मध्य प्रदेश में लगभग 1,87 लाख से ज्यादा गोवंश है, और उनमें से कई आज सड़क पे है, ये बात सही है, और सड़क पे है तो उसके कारण गोवंश भी दिक्कत में है, उसके कारण व्यवस्था भी दिक्कत में है, और इसलिए हमको दूसरा काम करना पड़ेगा, हम अपने गोवंश की चिंता करें। तो एक उपाय है हम गौशालाएं खोलें, और गौशाला मध्य प्रदेश में अभी लगभग 1,700 संचालित है, अभी 1,404 और पूरी हो गई है। आज ही मैंने समीक्षा की, और आगे हम लोग बैठ के करेंगे, और गौशालाएं हमको जो बनानी 1,800 बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सब गाय गौशाला में आ जाएगी क्या? गौशाला बहुउद्देशीय कैसे हो जाए उसका हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जबलपुर के गंगई बीर में गोवंश वन विहार का हम प्रारंभ कर रहे हैं, सालरिया में गो अभयारण्य हमने प्रारंभ किया है। लेकिन गाय का जो गोमूत्र और गोबर है, गोवंश गई, उसका बेहतर उपयोग कैसे करें, उस दिशा में भी हमको काम करना पड़ेगा। और इसलिए गोवर्धन योजना के अंतर्गत गोबर से गैस और सीएनजी के निर्माण के लिए इंदौर में काम प्रारंभ हो गया, अभी जबलपुर में भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। जबलपुर जिले में 21 करोड़ रुपए की लागत से हमारा गोमूत्र से, गोबर से सीएनजी बनाने का प्रोजेक्ट शुरू होगा। ग्वालियर में हम शुरू कर रहे हैं, गाय के गोबर से और गोमूत्र से सीएनजी प्लांट का कई औषधियां बनती है, अलग अलग इतने उपयोग है कि ढंग से गौशालाएं चलें तो गौशालाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी, पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। और गोमूत्र औषधि का काम करता, आप सब जानते हैं, उसके विस्तार में आज मैं नहीं जा रहा। तो गौशालाओं को हम कैसे बहु उपयोगी बनाएं, सरकार अपनी तरफ से हर पंचायत में धीरे धीरे गौशाला खोलने का प्रयास करेगी, नंबर 1। नंबर 2, हम कोशिश ये करेंगे कि हम चारागाह भी विकसित करने का प्रयास करें। आसान नहीं है, जनसंख्या का दबाव है, लेकिन हम करेंगे। और तीसरी चीज, हर एक शहर में और हर एक पंचायत में अब हम ये फैसला कर रहे हैं कि शहरों में तो कई जगह है जहाँ ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए हम पेड़ लगा, तो कई बार मैंने कह दिया पेड़ लगाओ, पेड़ कहाँ लगाओ? तो हर एक शहर को ये तय करना पड़ेगा कि जन्मदिन पे, माता पिता की स्मृति में, शादी की वर्षगांठ में अगर पेड़ लगाना तो ये स्थान सुरक्षित है, वहाँ पेड़ों की सुरक्षा भी होगी। वैसे ही हर पंचायत में भी हम तय करेंगे कि जब जन्मदिन पर या बाकी अवसरों पर पेड़ लगाना हो तो एक स्थान सुरक्षित हो जहां वो पेड़ लगाएंगे और पंचायत उसकी सुरक्षा करेगी। बोलिए, सब इससे सहमत है कि नहीं? जो सामने मुझे सुन रहे हैं, अलग अलग दूर दूर बैठे, वो भी सहमत है कि नहीं? सब सहमत है। तो इस अभियान को हम प्रारंभ करेंगे ताकि हम पेड़ भी लगा सकें, गोवंश के लिए स्थान भी सुरक्षित हम रख पाए, ये बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज है जो मैं आह्वान करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी जिस पर बहुत जोर दे रहे हैं, वो है प्राकृतिक खेती। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, केमिकल और फर्टिलाइजर के कारण ये दो चीजें अलग अलग कर लेना। कोई ये मत समझना कि हम
खाद की व्यवस्था नहीं करेंगे या कीटनाशक की नहीं करेंगे, सरकार पूरी शिद्दत के साथ करेगी, कमी नहीं आने देगी। लेकिन इसके कारण जमीनों की जो दुर्दशा हो रही है उसके बारे में भी हम सोचें। हमारी जमीन बंजर धीरे धीरे होती जा रही है और इसलिए एक उपाय है कि धीरे धीरे हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, जिसमें अलग अलग जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, उसका उपयोग करूं ये भी मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। मध्य प्रदेश में 59,000 से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन हुए जो आज मुझसे जुड़े हुए हैं, उनमें से एक किसान मैं भी हूं। मैंने भी तय किया है कि 5 एकड़ में हम प्राकृतिक खेती करेंगे। वैसे ही सारे किसानों से मैं अपील करना चाहता हूं, पूरी जमीन में ना करें एक साथ, लेकिन आपके पास 10 एकड़ है तो आप 1 एकड़ में करो, 5 एकड़ है तो आधा एकड़ में करो, कहीं से तो हम शुरुआत करें। ये केमिकल फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड है ये हमारे खाद्य पदार्थों को जहरीला बना रहे हैं और कई बार ये लगता है कि धीरे धीरे वो जहर हमारे शरीर में कई बीमारियां पैदा कर रहा है। और कई राज्य तो ऐसे हैं जहां ट्रेनें चलती कैंसर एक्सप्रेस, कितनी बीमारियां बढ़ रही है। हम आखिर कब सोचेंगे इसके बारे में? अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कई नई बीमारियां हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा संकट बनेगी, जो आज भी बन रही है। इसलिए प्राकृतिक खेती एक उपाय है, वो भी मध्य प्रदेश पूरी शिद्दत के साथ प्रारंभ करेगा। और इसलिए आज सभी प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, मिशन लाइफ, उसको सफल बनाने का एक बात और कहना चाहता हूं। हम जीएसडीपी की बात बहुत करते हैं, जीडीपी की बात बहुत करते हैं, लेकिन जीडीपी हमारी अधूरी है ग्रास एनवायरनमेंट प्रोडक्ट के बिना। तो मध्य प्रदेश अपनी जीडीपी की गणना करेगा तो उसमें ग्रास एनवायरनमेंट प्रोडक्ट को भी जोड़ने का काम करेगा। हमारे कितने जंगल है, हमारे कितने पेड़ हैं, हमारी कितनी प्राकृतिक संपदा है, उसको तो गिनो। वो अगर नहीं रहेगी तो काहे की जीडीपी। और इसलिए ऐसी जीडीपी जो केवल प्रकृति का शोषण करे वो विश्व के कल्याण के लिए उपयुक्त नहीं है। और इसलिए आर्थिक निर्णयों से कितना प्रकृति को नुकसान हो रहा है, कितना क्षरण हो रहा है। समय की मांग है कि हम इसको भी देखें। अगर ये हम नहीं देखेंगे तो धरती माता को सुरक्षित हम नहीं रख पाएंगे। और इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रीन इनिशिएटिव्स की शुरुआत की है, जिसमें हम प्रत्येक जिले के प्राकृतिक संसाधन, जंगल और जैव विविधता को भी जीडीपी की गणना में शामिल करने का काम करेंगे। और ग्रीन जीडीपी की जो अवधारणा है उस पर मध्य प्रदेश काम करने का पूरी गंभीरता से प्रयास करेगा। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सब पर्यावरण प्रेमी हैं, आप प्रकृति से प्यार करते हैं, इसलिए आज आप हमसे जुड़े हुए हैं। और गोवर्धन पूजा मतलब प्रकृति की पूजा है, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रकटीकरण है। तो आइए एक बार फिर जो काम हम सब अलग अलग कर रहे हैं वो सब मिलके इकट्ठा करके प्रधानमंत्री ने जिस मिशन लाइफ की बात की है उस मिशन लाइफ को सफल बनाएं। आइए हम में से हर एक अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाने का संकल्प लें। आप सब तैयार हैं ना? अरे सब तैयार हैं तो बोलिए भारत माता की। जो मुझे अलग अलग जगह सुन रहे हैं उनके भी दोनों हाथ ऊपर उठे, दोनों मुट्ठी बंधे और मेरे साथ वो भी संकल्प लें पूरे प्रदेश में कि हम जन्मदिन के अवसर पर या परिवार में कोई भी प्रसन्नता और आनंद का अवसर होगा तो हम पेड़ लगाएंगे। वो देखिए सामने स्क्रीन पर भी सारे पर्यावरण प्रेमी हाथ उठा रहे हैं। उठाइए दोनों हाथ, संकल्प लीजिए, हम पेड़ लगाएंगे। बोलिए भारत माता की। ये भारत माता की जय बोलते हुए हम संकल्प लेंगे। दूसरा संकल्प हम लेंगे, हम बिजली बचाएंगे ताकि हम पर्यावरण को भी बचाने का काम कर सकें। सब तैयार हैं? सामने स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं वो भी तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ और बांधिए दोनों मुट्ठी। और बिजली बचाने के लिए भी अनावश्यक बिजली का हम खर्चा नहीं करेंगे, हम बिजली की ऊर्जा की बचत करेंगे। बोलिए भारत माता की। ये ऊर्जा बचत के लिए हमारा संकल्प। तीसरी बात मैंने फिर कही थी, फिर दोहरा रहा हूं, स्वामी जी कह रहे थे कितना पानी केवल बचा है पीने के लिए।
हम पानी बचाएंगे। हम गिलास, अगर आधा पानी की आधे गिलास की जरूरत है तो आधा गिलास पिएंगे। अगर बोतल बंद पानी की जरूरत है तो पूरे पानी को बेकार नहीं जाने देंगे। जो बचा हुआ पानी है उसको सुरक्षित बचा के उसको भी पी के पूरे पानी का उपयोग करेंगे। तो पानी बचाएंगे। सामने वाले भी बोलो बचाएंगे। स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं वो भी बचाएंगे। तो बोलिए भारत माता की। लकड़ी की जगह अगर जरूरत हुई तो गोकास्ट का इस्तेमाल करेंगे, तैयार हैं? तो इस पे भी बोले भारत माता की। जो किसान प्राकृतिक खेती के लिए जुड़े हैं उनसे पूरी जमीन के लिए नहीं कर रहा, जमीन का एक हिस्से में प्राकृतिक खेती करेंगे, तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की। जो सक्षम हैं वो गोग्रास के लिए भी कुछ ना कुछ पैसा देंगे। केवल मामा से नहीं करेंगे कि तू ही गौएं पाल, अपना भी कुछ ना कुछ लगाएंगे। बोले तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की। मैं सरकार की तरफ से और एक और अगर किसान भाइयों बहनों से कि फसलों में पराली नहीं जलाएंगे ताकि गाय को भी भूसा मिल जाए और धरती के जीव जंतु भी सुरक्षित रहें। तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की। और मध्य प्रदेश सरकार हर संभव प्रयत्न करेंगी पर्यावरण को संरक्षित करने की। एक दिन हमने समाचार पढ़ा कि सिद्धा पहाड़ को ही खोदने की तैयारी हो रही है। 1984-85 में कहीं वहां खनन का पट्टा दे दिया गया, हमने उसको निरस्त कर दिया। ऐसे सारे स्थानों पर कोई गतिविधि होगी तो उसको भी सरकार गंभीरता के साथ लेगी। और हम अपनी प्राकृतिक जो धरोहर है उनके साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर को भी सुरक्षित रखेंगे ताकि पर्यावरण बच सके। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये गोवर्धन पूजा कर्मकांड नहीं है, प्रकृति के संरक्षण का अभियान है, पर्यावरण बचाने का अभियान है। आइए इसको बचाने के लिए सरकार और समाज दोनों साथ आए और प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ को धरती पर उतारकर धरती बचाने में अपना योगदान दे। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। आज दिवाली के ही दिन माना जाता, दूसरा दिन है क्योंकि कल तो ग्रहण था। इतनी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में इस अभियान से आप जुड़े, इसलिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आइए हम मिलके धरती बचाने का एक नया अभियान मध्य प्रदेश में प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। भारत माता की, गोवर्धन मैया की और मध्य प्रदेश की जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत जीवन शैली में परिवर्तन, स्थान